हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों। तो पिछले वीडियो में मैंने 1858 तक का अधिनियम पढ़ा दिया था। ये भारतीय संविधान का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें बिहार की ओर से बाबू कुंवर सिंह और उनके जैसा बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से जो महान क्रांतिकारी थे वो भाग लिए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों को अपने नियम कानून में बहुत सारे बदलाव करना पड़ा 1858 का अधिनियम में। तो वहाँ तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था। अब चलिए पार्ट 2 में 1861 के भारत परिषद अधिनियम से देखते हैं। इसमें कुछ चेंज किया गया। जो 1858 का जो अधिनियम है उस अधिनियम से कुछ इसमें चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? तो पहला अधिनियम में ये चेंज किया गया है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने की शुरुआत की गई। प्रथम बार जो कानून बनाने की प्रक्रिया थे उसमें भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और उसमें कौन कौन थे? तो राजा कहाँ के थे? एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा था, एक दिनकर राव थे। 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल की गई। ये भी आप कानून बनाने में सलाह दे सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब जैसे कैबिनेट में होता है कि श्रम विभाग का एक अलग मंत्री हो गया, उसके बाद राजस्व विभाग का अलग हो गया, उसके बाद विदेश मंत्री अलग हो गया। तो इस प्रकार विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत ही हुई थी। इसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, ऐसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किसमें की गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कहने का मतलब यदि कैबिनेट शुरू हो गया, अगर कैबिनेट में बहुमत अगर शामिल नहीं होता है, साबित नहीं होता है, अगर बहुमत, अगर मंत्रिमंडल के सदस्य यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो गवर्नर जो है, वायसराय जो है, अपना अध्यादेश एक नियम बना सकता है कुछ समय के लिए, उसको अध्यादेश बोलते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत दी गई? 61 के तहत। और चौथा नियम यह है कि जहां 1773 में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, मतलब केंद्रीय प्रशासन मतलब बंगाल के अंतर्गत दोनों प्रेसिडेंसी को रख दिया गया था, मद्रास और बम्बई को, वो प्रशासन को इसमें ख़त्म कर दी गई। जो 1773 में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, इसमें ख़त्म की कर दी गई और विकेंद्रीकृत कर दिया गया। मतलब अब तीनों को अलग अलग अधिकार दे दिया गया। बंगाल को अलग अधिकार, बम्बई को अलग अधिकार और मद्रास को अलग अधिकार दे दिया गया। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया या केंद्रीय प्रशासन की नींव जो रखी गई थी उसको ख़त्म करने का जो अधिनियम किसमें आया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम में। पांचवा ये है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति। एक वर्ड में, कीवर्ड में याद रखिए कि विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके तहत? 1861 के तहत विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दे दिया गया है गवर्नर जनरल को, यानी वायसराय को। कहाँ कहाँ? तो बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा में और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दे दी गई। तो मुख्य 5 बातें इसमें छोटा छोटा वर्ड में याद करेंगे। कौन कौन सा? भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने का शक्ति दिया गया, किसमें? कानून बनाने में। दूसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत। तीसरा क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथा क्या है? केंद्रीय प्रशासन को हटाकर विकेंद्रीकृत कर दिया गया, अर्थात बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को अलग अलग अधिकार दे दिए गए। और पांचवा क्या है? विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दे दी गई, किसको? तो वायसराय को, गवर्नर जनरल को। कहाँ कहाँ? तो बंगाल, उत्तर पश्चिम एवं पंजाब में। ये तो हो गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब चलते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या है? तो मुख्य 2 बातें, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ और दूसरा, बजट पर बहस एवं कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई। 1892 लास्ट में 2 है, तो इसमें 2 अधिनियम केवल याद कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है? जैसे कि आज में हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का
चुनाव की प्रक्रिया क्या है, अप्रत्यक्ष है। मतलब हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को चुनता है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, 1892 में। मतलब जिस प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष जनता चुनता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, और जिसमें जनता न शामिल होकर, है ना, मंत्री जो है वो पीएम को चुनेंगे, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 92 में, और बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की आज़ादी भी दी गई। ठीक है, तो इसमें 2 नियम। अब चलते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम, से भारत शासन अधिनियम भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। 1861 वाला भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो क्या है, तो मार्ले उस समय के भारत सचिव थे और मिंटो वहाँ के वायसराय मतलब गवर्नर थे, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं और 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो सवाल पूछा जाता है इसमें कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का प्रारंभ किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हो गया कि मुस्लिम लोगों में अगर खड़ा होगा कोई प्रतिनिधि तो उसका वोट केवल मुस्लिम ही दे सकता है। यहाँ से, है ना, हिंदू मुस्लिम का बीज बोया गया, और इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ कि इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम को लागू होने के कारण ही 1947 में जाकर भारत और पाकिस्तान क्या होता है, 2 भागों में उनका बंटवारा हो जाता है। यदि ये नियम नहीं आया रहता तो आज भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ रहता। यही उसका जड़ है अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या है मुख्य बातें, तो इसमें देख लेते हैं मुख्य बातें क्या है। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में क्या है, पहला अधिनियम ये है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का प्रारंभ। पृथक निर्वाचक प्रणाली का मतलब समझ गए, यदि कोई क्षेत्र में, है ना, अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होता है तो उस प्रतिनिधि को केवल मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे, है ना। यहाँ से हिंदू मुस्लिम का बीज बोया गया। इसी अधिनियम के तहत बाद में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दूसरा यह है कि भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया, अर्थात विधि सदस्य के रूप में प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है, भारत सचिव के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई विधि सदस्य के रूप में। किसके रूप में, तो विधि सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। बस यही 2 चीज़ ही कि विधि सदस्य के रूप में किसे चुना गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 में, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत। इसे किसे, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली को इसे बोलते हैं सांप्रदायिकता, यानी संप्रदाय आ गया। कहने का मतलब हिंदू के लिए हिंदू डालेगा, मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट डालेगा, तो ये सांप्रदायिक ही हुआ। तो इसे सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। किसे, मार्ले मिंटो सुधार को। तो 1909 में 1892 में भी 2 नियम, इसमें भी 2 नियम। इसमें मेन फेमस नियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला हो गया, यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि आयोग के रूप में नियुक्ति की गई। अब आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू क्या थे और जेम्सफोर्ड क्या थे, तो मॉन्टेग्यू उसमें भारत सचिव थे और जेम्सफोर्ड थे उसमें गवर्नर जनरल थे, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। किसको, 1919 को। पहली बार उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का घोषणा किया गया। कब घोषणा किया गया, तो 2017 में, 20 अगस्त 2017 को। 20 अगस्त 2017 को, इसी को अगस्त घोषणा कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त घोषणा। इस अगस्त घोषणा में क्या था कि ब्रिटेन पहली बार ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि हम भारत में क्या बनाना चाहते हैं, उत्तरदायी सरकार। मतलब भारत में जो भी घटना होगा उसका जिम्मेदार कौन लेगा और उस पर बहस कौन करेगा, तो ब्रिटेन का सरकार करेगा। ब्रिटेन का जो शासन वहाँ पे कर रहा है वो सब करेंगे। तो उत्तरदायी सरकार का स्थापित करने का प्रारंभ कौन सा है, 1919 भारत शासन अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना, घोषणा हुआ 2017 में। और ये अधिनियम जो आया था 1919 में,
ये लागू कब हुआ? तो ये अधिनियम 1921 में लागू हुआ। ठीक। तीसरा ये है कि केंद्रीय एवं प्रशासनिक विषयों को अलग कर दिया गया, जिसे दोहरी व्यवस्था या द्वैत शासन भी कहा गया। केंद्रीय एवं प्रशासनिक विषयों को अलग कर दिया गया, है ना। ऐसे ही द्वैत शासन यानी यूनानी में डायआर्की इसे कहा जाता है, द्वैत शासन पद्धति। तो इसमें क्या हुआ कि प्रांतों में दोहरी शासन लागू किया, लेकिन केंद्र में नहीं, प्रांत में केवल दोहरी शासन लागू हुआ। और यही अगर 1919 में जाएंगे तो केंद्र में द्वैत शासन लगता है। इसमें दो कन्फ्यूजन आता है 1919 में, और बाद में 1935 का जो अधिनियम आएगा उसमें क्या होता है कि इसमें होता है केंद्रीय विषय प्रशासनिक विषयों को तो अलग कर दिया गया और केंद्र में दोहरा शासन लगा दिया गया। ठीक है ना। केंद्र में दोहरा शासन केंद्र में दोहरा शासन नहीं, केंद्र में दोहरा शासन 1935 में लगाया जाता है। इसमें प्रांतों में दोहरा शासन लगाया जाता है। ठीक है। और वहाँ 1935 में केंद्र में दोहरा शासन लगाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रांत में दोहरा शासन और उसमें केंद्र में दोहरा शासन। चौथा यह द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया, अर्थात विधान परिषद को हटाकर लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था, आज जो लोकसभा राज्यसभा है वो किसका देन है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम का देन है, द्विसदनीय व्यवस्था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन, उसमें क्या था? अप्रत्यक्ष। 1892 में क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1892 में। यहाँ पे है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जो सरकार बनाने वाली संस्था को डायरेक्ट यदि जनता चुनता है तो उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। जैसे कि हो गया एमएलए हो गया, एमपी हो गया या मुखिया हो गया, ये सब को क्या करता है? जनता सब प्रत्यक्ष रूप से चुनता है। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किसके तहत? तो 1919 के तहत। पृथक निर्वाचन का विस्तार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेला हो गया था पहले 1909 में कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही वोट डालेगा। तो 1919 में क्या हुआ कि और भी जो अल्पसंख्यक समुदाय थे वो भी अपना अधिकार मांगने लगे कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग दिया जाएगा अधिकार, तो हम लोग भी अल्पसंख्यक हैं, हम लोग के लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो 1919 में विस्तार हुआ। ये विस्तार आगे तक 1935 तक चलता रहेगा। मान लीजिए किसी एक को अधिकार दे दीजिएगा विशेष क्षेत्र को, तो बाकी भी जितने अल्पसंख्यक है वो भी अधिकार मांगने लगेंगे। तो सेम वैसा ही प्रोसेस हुआ। 1909 में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर कहा कि मेरा भी अलग चाहिए निर्वाचन प्रणाली, यानी मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही वोट डालेगा, उसी प्रकार 1919 में भी ये इसका विस्तार किया गया। विस्तार किस प्रकार? तो उस समय ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीय जो थे अल्पसंख्यक, वो भी अधिकार मांगे कि नहीं हमारे लिए भी अलग क्षेत्र होना चाहिए, तो इसको भी दिया गया। ठीक है। तो इसमें सांप्रदायिकता का विस्तार हुआ। इसमें संपत्ति कर एवं शिक्षा के अधिकार पर, यानी जिसके पास संपत्ति होगा और जिसके पास अच्छा शिक्षा होगा उसको मत देने का अधिकार पहली बार दिया गया। सभी के लिए मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। किसके लिए? जिसके पास संपत्ति होगा, है ना, और जिसके पास एजुकेशन होगा वही मत दे सकता है, यानी मत का अपना प्रयोग कर सकता है। ये किसके तहत? तो 1919 के तहत। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। लंदन में ये क्या है? लूसेंट क्राउन और एम लक्ष्मीकांत का क्या है? निचोड़ है। तो ये अगर वीडियो देख लीजिएगा तो तीनों बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है ना। लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया। जबकि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसी अधिनियम के तहत। कौन? तो 1919 का अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन हुआ। केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ कब? तो 1935 में। इसमें प्रांत में दोहरा शासन लगता है। ठीक है। इसके जनक कौन थे? तो लियोनस कॉर्टियस थे। यानी प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के प्रवर्तन के जनक कौन थे? लियोनस कॉर्टियस, है ना। इसी के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किसके तहत? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। और इस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो लॉर्ड जेड। जब ये अधिनियम आया था 1919 का तो उस समय पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। तो ये तो हो गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें मुख्य जो बातें हैं उसमें सबका निचोड़ है, लूसेंट का, क्राउन का और एम लक्ष्मीकांत बुक का जो यूपीएससी के लिए आता है। तो ये
1935 का अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इसमें कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो आर्टिकल इसमें 321 और 10 अनुसूचियाँ, स्केड्यूल कितने थे, 10 थे। इसमें क्या क्या थे मेन बातें, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया है ना, यानी जितने भी सिविल सेवकों के लिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया और प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। पहले 1919 में क्या था कि प्रांतों में दोहरा शासन लाया गया था, लेकिन इसमें प्रांतों में इस प्रांत का दोहरा शासन हटा दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, प्रांतीय स्वायत्ता कहते हैं, यानी प्रांतों को छूट दे दिया गया और केंद्र में दोहरा शासन का शुरुआत किया गया। स्वायत्ता मतलब छूट और केंद्र में दोहरा शासन लागू। 1919 में क्या था कि प्रांत में दोहरा शासन लगा था, इसमें क्या था कि केंद्र में दोहरा शासन लगा, ठीक है ना। संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 का अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1937 में स्थापित होता है संघीय न्यायालय, ठीक है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। और फिर इसमें आकर सांप्रदायिकता का और विस्तार हो जाता है। इस समय दलित थे। दलित का मतलब क्या है, इस समय जब 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, उस समय गांधी और अम्बेडकर का भी समझौता हुआ था कि अब हम लोग के लिए भी अलग अधिकार चाहिए, यानी दलित भी खड़ा होगा तो उसके लिए दलित ही वोट डालेगा। तो इस पर गांधी जी नाराज हो गए, कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो पूरा देश ही बंटवारा हो जाएगा, धीरे धीरे सब कहेगा कि अब मेरा अधिकार चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, इसलिए इस अधिकार को बंद किया जाए। दलितों को तो दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा कि उसको दलित ही वोट डालेगा। तो इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, दलित, महिला और मजदूर को भी हक मिला, ठीक है ना। तो किसके तहत, तो पूना पैक्ट 1932 और गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को, यानी जो आज म्यांमार है देश, भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रित किया गया और इसके लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। और संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होगी, यानी संघ में जो अवशिष्ट शक्ति होगा, अवशिष्ट मतलब जो किसी के पास शक्ति नहीं होगी, किसके पास होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जितने भी है सब इम्पोर्टेंट है। 1935 में अखिल भारतीय प्रांतीय स्वायत्ता छूट दी गई, केंद्र में दोहरा शासन, संघीय न्यायालय की स्थापना। 1937 में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, इसके लिए दलित, महिला और मजदूर के लिए। बर्मा को भारत से अलग, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण, जिसके लिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो किसके पास जाएगी, तब गवर्नर जनरल के पास। अब आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यहीं तक इम्पोर्टेंट था। इसमें कुछ कुछ बातें याद कर लेते हैं। इसमें क्या था कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव किया गया। ब्रिटिश संसद था, उसमें भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रस्ताव कब आया, 4 जुलाई 1947 को। पास कब हुआ, तो 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। 2 अधिराज्यों का स्थापना, यानी भारत पाकिस्तान का स्थापना किसके तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत 1947 के अधिनियम में ही हुआ। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना, यानी भारत पाकिस्तान की जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भाई जब भारत देश आज़ाद हो गया तो भारत सचिव का पद काहे के लिए रहेगा, इसको आज़ाद कर दिया जाए। भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। जब आज़ाद हो गया तो सम्राट काहे के लिए रहेगा, भारत सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया गया। फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, उस समय उससे पहले क्या थे, 1947 से पहले चर्चिल थे, वो बहुत ही क्रूर शासक था भारत के प्रति, लेकिन ये क्लीमेंट एटली जो थे वो भारत के प्रति एकदम उदारवादी थे। तो क्लीमेंट एटली उस समय सरकार बन गया था इनका, शायद लेबर पार्टी का था इनका। तो उसमें 30 जून 1948 को कहा कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, 30 जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा, घोषणा कर दिए। लेकिन 1947 में ही आज़ाद हो गया भारत। पाकिस्तान का भाग कौन कौन होगा, तो पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र और असम का सिलहट क्षेत्र, ये किस में गया, भारत के पक्ष में गया था ये सब, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक और नियम
कि जब तक अब नोट में आते हैं, नोट में क्या क्या आपको याद करना है। जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक कौन सा अधिनियम लागू चलता रहेगा, तो 1935 का अधिनियम, जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा यही अधिनियम चलेगा, इसमें आया था। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट तो B.R. अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था 1932 में। किसके लिए? तो आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी सांप्रदायिकता का तो विस्तार हुआ लेकिन आरक्षण के तहत हुआ। आरक्षण के तहत मतलब कुछ सीटों को दे दिया जाएगा दलितों के लिए और उस पर सभी लोग वोट डालेगा। पहले क्या था 1909 में क्या था कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम ही वोट डालेगा, लेकिन पूना पैक्ट में ये हुआ कि दलितों को तो मतलब दिया जाएगा, स्पेशल क्या दिया जाएगा, क्षेत्र दिया जाएगा कि वहाँ पे दलित खड़ा हो सकते हैं, लेकिन उस दलितों के लिए वोट जो डालेगा वो सभी लोग डालेगा, सभी धर्म के लोग। तो यही हुआ था, आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र ये हुआ था। अब महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1876 में घोषित कर दिया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, 3 थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये। भारत में 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने वाली योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। यानी 1947 में जो भारत को आज़ाद किया गया किसके तहत? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था। तो ये हुआ पार्ट 2। भारतीय संविधान का इतिहास पार्ट 1 डाल दिया गया है और ये पार्ट 2 आज हुआ है। ये दोनों वीडियो देखकर आप MCQ लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।